अस्सलामुअलैकुम स्पेस वर्ल्ड के दोस्तों, आज से 4.5 अरब साल पहले हमारी जमीन बनी थी। उस वक्त हमारी जमीन बहुत ज्यादा गर्म थी। तब जमीन पर पानी नहीं था, लेकिन कुछ करोड़ सालों के बाद जब जमीन ठंडी हुई तो इस पर अरबों खरबों कॉमेट्स की बारिश हुई, जिसमें जमी हुई बर्फ के क्रिस्टल्स थे। ये बर्फ सूरज की रोशनी की वजह से पिघल कर पानी बन गई, जिसकी वजह से हमारी जमीन पर पानी आया। और सूरह बकरा की आयत नंबर 74 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और पत्थरों में से तो कुछ वो हैं जिनसे नहरें बह निकलती हैं, और कुछ वो हैं जो फट जाते हैं तो इनमें से पानी फवारों की मानंद फूट पड़ता है, और कुछ वो हैं जो अल्लाह के डर से जमीन पर गिर पड़ते थे, जिससे साबित होता है कि हमारी जमीन पर पानी आसमान से पत्थरों में आया था। और साइंसदानों को ऐसा ही एक कॉमेट मिला है। यहाँ उन्हें लगता है कि ये वही कॉमेट है जिसके जरिए पानी और जिंदगी हमारी जमीन पर आए थे। इसके बारे में मजीद जानने के लिए ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक स्पेस क्राफ्ट को वहाँ पर भेजा, और ये पहली बार था जब हम किसी स्पेस क्राफ्ट को किसी कॉमेट की स्टडी करने के लिए भेज रहे थे। इसलिए उस कॉमेट पर पहुँचना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। इस स्पेस क्राफ्ट को उस कॉमेट तक पहुँचने में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और वहाँ पर जाकर उस स्पेस क्राफ्ट ने ऐसा क्या रिकॉर्ड किया जिसे देखकर साइंसदान दंग रह गए। ये सब आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। ये अब तक की हमारी सबसे बेस्ट वीडियो है। मेरा आपको चैलेंज है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका दिमाग चकराने वाला है, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। आज तक जितने भी स्पेस क्राफ्ट को जमीन पर भेजा गया है, उनका मिशन या तो किसी प्लेनेट को ऑर्बिट करना है या फिर किसी मून को। आज तक नासा या दुनिया की किसी भी स्पेस एजेंसी ने किसी कॉमेट पर स्पेस क्राफ्ट को नहीं भेजा था, और ये हिस्ट्री में पहली बार था जब ESA किसी स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में एक कॉमेट की स्टडी करने के लिए भेज रही थी। इन कॉमेट की स्टडी करने से हमें ये पता चलेगा कि हमारी जमीन कैसे बनी, हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना, और हमारी जमीन पर पानी और जिंदगी कैसे आए। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि हमारे सोलर सिस्टम में अरबों खरबों की तादाद में कॉमेट्स मौजूद हैं। इन अरबों खरबों कॉमेट्स में से कुछ ही कॉमेट्स ऐसे हैं जिनकी स्टडी करने से हमें इन सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यहाँ पर साइंसदानों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इन अरबों खरबों कॉमेट्स में से उन कॉमेट्स को ढूंढना जिन पर स्पेस क्राफ्ट को भेजकर उनकी स्टडी करके हमें हमारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। इसलिए नासा ने हबल टेलीस्कोप की मदद से एक ऐसा कॉमेट ढूंढ लिया जो किसी खजाने से कम नहीं था। साइंसदानों को लगता है कि इसी कॉमेट की वजह से हमारी जमीन पर पानी आया था, और ये भी हो सकता है कि इसी के जैसे किसी कॉमेट में जिंदगी हमारी जमीन पर आई हो, जिसका नाम है कॉमेट 67P, जो 6 सालों में सूरज का एक चक्कर लगाता है और ये जुपिटर के करीबी एरिया में मौजूद है। इसी को स्टडी करने के लिए ESA ने 2 मार्च 2004 में रोसेटा फिलाई स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया, जिसका मकसद कॉमेट 67P पर जाकर इसकी अच्छी तरह से स्टडी करना था। और ये पहली बार था कि हम किसी स्पेस क्राफ्ट को किसी कॉमेट की स्टडी करने के लिए भेज रहे थे। इससे पहले हमने हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से इस कॉमेट को ढूंढा और इसकी सही पोजीशन के बारे में जाना, जिसका साइज सिर्फ और सिर्फ 3.25 किलोमीटर चौड़ा था। यानी इतनी बड़ी कायनात में एक छोटे से कॉमेट को स्टडी करना। और उससे भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये कॉमेट एक जगह पर रुका हुआ नहीं था, बल्कि स्पेस में बहुत ही तेजी से ट्रेवल कर रहा था। अगर हम किसी प्लेनेट पर किसी स्पेस क्राफ्ट को भेजें तो वो प्लेनेट अपनी जगह पर ही रहता है, और साइज के बड़ा होने की वजह से उसे ढूंढना भी बहुत आसान है। लेकिन ये कॉमेट एक तो साइज में बहुत छोटा था, और ऊपर से ये बहुत तेजी से चल रहा था, जिसकी वजह से इस तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, क्योंकि रोसेटा फिलाई स्पेस क्राफ्ट को इसका पीछा करना था, वो भी बहुत स्पीड के साथ, जो बहुत ज्यादा मुश्किल काम था। इस कॉमेट की स्पीड 53,000 किलोमीटर फी घंटा है, जो बहुत ज्यादा है। हम सीधे तरीके से इसे नहीं पकड़ सकते थे, बल्कि स्पेस क्राफ्ट को मुख्तलिफ प्लैनेट्स की ग्रेविटी से घुमाकर इस कॉमेट तक पहुंचाया गया, जिसमें हमें 10 साल लगे। इस स्पेस क्राफ्ट में सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं, यानी ये सूरज की रोशनी से चलता है, जिसका मतलब ये सूरज से जितना दूर होता जाएगा उसकी पावर भी खत्म होती जाएगी। जब ये स्पेस क्राफ्ट मार्स के करीब पहुंचा, तो उसे मार्स के अंधेरे वाले हिस्से से होकर जाना था। यहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँच सकती थी, तो ये स्पेस क्राफ्ट सूरज की रोशनी के बगैर तो चल नहीं सकता था। इसलिए साइंसदानों ने इसे स्टैंड बाय मोड पर सेट कर दिया, जिससे इसके अंदर मौजूद पावर बच सके।
और ऐसे 67P को ढूंढा था जो सूरज से बहुत ज्यादा दूर था। सो स्पेसक्राफ्ट की सारी चीजें बंद हो गयी, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि जब इसे ऑन किया जाए तो ये दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा या नहीं। 10 सालों के बाद जब स्पेसक्राफ्ट जुपिटर से आगे और सूरज से बहुत दूर आ चुका था, तब इसे ऑन करने का वक्त आ चुका था। इसे ऑन करने से पहले साइंसदानों के दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। उन्हें लगता था कि शायद ये स्पेसक्राफ्ट ऑन नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले किसी स्पेसक्राफ्ट को इतनी देर तक स्टैंड बाय मोड पर सेट नहीं किया गया था। 20 जनवरी 2014 को 10 सालों के बाद रोसेटा फिलाई को ऑन किया गया। उस वक्त साइंसदान डरे हुए थे कि पता नहीं सिग्नल मिलेगा भी या नहीं, अगर मिलेगा तो उसे कितना टाइम लगेगा। फिर अचानक से ग्राफ ऊपर को आया और साइंसदानों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, जिससे सब साइंसदानों ने राहत की सांस ली कि चलो स्पेसक्राफ्ट से हमारा राब्ता तो हो गया। इसके बाद इस स्पेसक्राफ्ट ने कॉमेट 67P को देखना शुरू कर दिया। कई दिनों तक इस पर नजर रखने के बाद आखिरकार कॉमेट 67P फोकस में आ गया। जब साइंसदानों ने इस कॉमेट को पहली बार देखा तो ऐसा लगा कि एक बिल्कुल साफ बर्फ और पत्थर का एक पहाड़ स्पेस में तैर रहा है, जो देखने में वाकई ही बहुत ज्यादा खूबसूरत नजारा था। लेकिन जब स्पेसक्राफ्ट इसके और ज्यादा पास गया तो इस कॉमेट को देखकर साइंसदान हैरान रह गए। साइंसदानों ने सोचा था कि इसका डिजाइन आलू जैसा होगा, लेकिन इसका डिजाइन ऐसा था जिसके गिर्द ऑर्बिट करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। हमेशा कोई स्पेसक्राफ्ट किसी प्लेनेट की ग्रेविटी की ही वजह से उस पर लैंड कर पाता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट साइज में बहुत ज्यादा छोटा था, जिसकी वजह से इसकी ग्रेविटी बहुत कम थी और इस पर लैंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इस पर लैंड करने के लिए स्पेसक्राफ्ट को इसके गिर्द कई चक्कर लगाने पड़े। इस कॉमेट को आप ध्यान से देखें, जो देखने में बहुत ही अजीब है। ये सेंटर से पतला है। इसकी इस शेप से साइंसदान बहुत ज्यादा हैरान थे कि आखिर ये ऐसा क्यों है। साइंसदानों के मुताबिक इसकी 2 रीजंस हो सकती हैं। पहली ये कि ये गोल था, फिर किसी वजह से ये बीच में टूट गया और ऐसा बन गया। दूसरी रीजन ये थी कि पहले ये 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स थे जो आपस में बहुत तेजी से टकराकर एक दूसरे से जुड़ गए और ऐसे दिखाई देते हैं। ज्यादातर साइंसदान इस दूसरी रीजन पर ही यकीन करते हैं। उनके मुताबिक 2 ऑब्जेक्ट्स बहुत तेजी से नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता टकराते होंगे, जिससे ये एक दूसरे से जुड़ गए। इसके डिजाइन के बारे में जानने के बाद रोसेटा को अब ये पता लगाना था कि ये कॉमेट कैसे बना था और इसके अंदर क्या है। इसकी स्टडी करने के बाद हमें इस सवाल का जवाब मिल सकता है कि जमीन पर इतना पानी कहां से आया। आज जमीन पर 71% पानी है, लेकिन ये पानी हमेशा से यहाँ नहीं था। आज से 4.5 अरब साल पहले हमारी जमीन बनी थी। उस वक्त हमारी जमीन बहुत ज्यादा गर्म थी। तब जमीन पर पानी नहीं था, लेकिन कुछ करोड़ सालों के बाद जब जमीन ठंडी हुई तो इस पर अरबों खरबों कॉमेट्स की बारिश हुई, जिसमें जमी हुई बर्फ के क्रिस्टल्स थे। ये बर्फ सूरज की रोशनी की वजह से पिघलकर पानी बन गई, जिसकी वजह से हमारी जमीन पर पानी आया। और कुरान पाक में भी अल्लाह ताला सूरह मोमिनून की आयत नंबर 18 में ये इरशाद फरमाते हैं, और हमने आसमान से एक खास मिकदार में पानी उतारा और फिर उसको जमीन पर ठहरा भी दिया। एक और सूरत सूरह बकरा की आयत नंबर 74 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और पत्थरों में से तो कुछ वो हैं जिनसे नहरें बह निकलती हैं और कुछ वो हैं जो फट जाते हैं, तो इनमें से पानी फवारों की मानिंद फूट पड़ता है, और कुछ वो हैं जो अल्लाह के डर से जमीन पर गिर पड़ते थे। तो स्पेस वर्ल्ड के दोस्तों, पहली आयत से ये साबित होता है कि अल्लाह ने पानी आसमान से जमीन पर भेजा, और दूसरी आयत से ये साबित होता है कि अल्लाह ने पानी आसमान से पहाड़ों में जमीन पर भेजा। लेकिन साइंसदान इस चीज की स्टडी कर रहे थे, तो रोसेटा का मिशन था कि वो इस कॉमेट के पानी को स्टडी करे और देखे कि ये पानी हमारी जमीन के पानी से मिलता है या नहीं मिलता। अगर इसका पानी हमारी जमीन पर मौजूद पानी से मैच कर गया तो हमें इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि जमीन पर पानी कहां से आया। ये कॉमेट बर्फ और धूल से मिलकर बने हुए थे। ये हमारे सोलर सिस्टम के 2 इलाके ओर्ट क्लाउड और कुइपर बेल्ट से आते हैं। ओर्ट क्लाउड हमारे सोलर सिस्टम की आखिरी बाउंड्री है, जिसमें अरबों खरबों कॉमेट घूम रहे हैं, और कुइपर बेल्ट नेपच्यून से आगे शुरू होती है, जो 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स तक फैली हुई है।
जिसमें अरबों खरबों की तादाद में कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स मौजूद हैं। और ये कॉमेट 67P कुइपर बेल्ट में किसी ऑब्जेक्ट की टकराने की वजह से सोलर सिस्टम के अंदर आया, जिसे जुपिटर ने अपनी पावरफुल ग्रेविटी की वजह से अपनी तरफ खींच लिया। ये 6 सालों में सूरज का एक चक्कर लगाता है। जब ये सूरज से बहुत ज्यादा दूर होता है तो ये जुपिटर के पास होता है, और जब ये सूरज के बहुत ज्यादा करीब होता है तो ये मार्स के पास होता है। जब ये सूरज के पास आता है तो इसमें जमी हुई बर्फ पिघलने लगती है, जिससे इस कॉमेट की एक पूंछ बन जाती है, जो देखने में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और रोसेटा पानी की स्टडी करने के लिए उसकी इस पूंछ में घुस गया कि इसके अंदर जो पानी है वो हमारी जमीन के पानी से मिलता है या नहीं। लेकिन वहाँ रोसेटा को एक बहुत ही हैरान कुन चीज मिली कि इसके पानी में हाइड्रोजन का रेशो जमीन पर मौजूद पानी से 3 गुना ज्यादा है। यानी ये वो कॉमेट नहीं है जिससे पानी हमारी जमीन पर आया। अगर इसमें मौजूद हाइड्रोजन का रेशो हमारी जमीन के पानी के बराबर होता तो ये माना जाता कि पानी इसी तरह के कॉमेट से आया है। लेकिन ये वो कॉमेट नहीं है जिसकी साइंसदानों को तलाश थी। साइंसदानों का कहना है कि जमीन पर जितने भी कॉमेट्स टकराए थे उनमें हर कॉमेट पर मुख्तलिफ मिनरल्स थे। हो सकता है कि इसी तरह के किसी और कॉमेट पर से पानी जमीन पर आया हो, लेकिन ये वो कॉमेट नहीं था। अब रोसेटा स्पेसक्राफ्ट का दूसरा मिशन था कि हमारी जमीन पर लाइफ कैसे आई। इस स्पेसक्राफ्ट ने ऑर्गेनिक बेसिक कंपाउंड को ढूंढना शुरू किया जिनसे हमारी जमीन पर लाइफ का आगाज हुआ था, और इसने इस कॉमेट की सतह पर ऐसे कंपाउंड का पता लगाया जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं। ये मटेरियल रॉ बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो प्रोटीन जैसी चीजें बनाते हैं जो हर तरह की लाइफ के लिए चाहिए। इससे ये साबित होता है कि शायद ये चीजें कॉमेट्स के जरिए हमारी जमीन पर आई हों, जिनसे जमीन पर लाइफ शुरू हुई। रोसेटा को इस कॉमेट पर लाइफ के ब्लॉक्स यानी जिंदगी के सबूत मिल चुके थे, जो बहुत बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, जिससे ये साबित होता है कि जिंदगी इन कॉमेट से ही हमारी जमीन पर आई थी। इसे मजीद जानने के लिए स्पेसक्राफ्ट में एलजी लैंडर को इस कॉमेट की सरफेस पर लैंड करना था, जो बहुत बहुत डिफिकल्ट था। इसके लैंडर ने 19 किलोमीटर की ऊंचाई से इस पर लैंड करना शुरू किया। जब इसने इस कॉमेट की सतह पर लैंड किया तो ये उछलने लगा। इससे साइंसदान घबरा गए कि कहीं ये उछलकर स्पेस में न चला जाए और ये सतह से टकराकर डैमेज न हो जाए। लेकिन लैंड करने के 12 मिनट के बाद लैंडर ने उछलना बंद किया और इसकी सतह की तस्वीर भेजना शुरू कर दी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इसमें लगे सोलर पैनल पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहे थे, और इस लैंडर में मौजूद पावर सिर्फ 60 घंटों के लिए ही थी। यानी इस लैंडर के पास सिर्फ और सिर्फ 60 घंटे ही थे। सबसे पहले उस लैंडर ने कॉमेट की जमीन के बारे में जाना कि वो बहुत ज्यादा फ्लफी थी, जैसे सिगरेट की ऐश होती है जिसमें कोई जान न हो, बिल्कुल फ्लफी। उसकी जमीन ठोस नहीं थी, बिल्कुल फ्लफी थी। लैंडर की सतह पर उछलने से ये पता चला कि वहाँ पर कई जगह एक दूसरे से मुख्तलिफ थी, यानी वहाँ हर जगह एक जैसा मटेरियल नहीं था। इससे ये साबित होता है कि ये कॉमेट 2 ऑब्जेक्ट से नहीं बल्कि कई ऑब्जेक्ट्स के मिलने से बना है। लैंडिंग के कुछ ही देर बाद ये लैंडर किसी चट्टान से टकराकर गुम हो गया था। लैंड करने के फौरन बाद उसकी बैटरी खत्म हो गई और उससे सिग्नल्स आना बंद हो गए। अब साइंसदानों को ये नहीं पता था कि लैंडर कहाँ है। जहाँ पर इसे लैंड करना था वो उस जगह से काफी दूर था, यानी लैंडर अब गुम हो चुका था। कई महीनों तक साइंसदान इसे ढूंढते रहे, लेकिन फिर अचानक 7 महीनों के बाद लैंडर ऑन हो गया और इसने दोबारा सिग्नल भेजे, लेकिन वो सिग्नल फिर से आने बंद हो गए और ये अनाउंस किया गया कि लैंडर गुम हो गया है। लेकिन रोसेटा स्पेसक्राफ्ट अभी भी उसे ढूंढ रहा था। वो कॉमेट की सरफेस से सिर्फ 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही था। ये इतना नीचे था कि आप इसका शैडो सरफेस पर देख सकते हैं। कई महीनों के बाद आखिरकार लैंडर मिल गया। ये इसकी असल तस्वीर है, जो एक चट्टान के नीचे उल्टा हुआ था। ये एक ठोस जगह थी। करीब जाने पर लैंडर का बहुत सारा डेटा स्पेसक्राफ्ट ने जमीन पर भेजा, जिसमें कॉमेट की बहुत शानदार तस्वीरें थीं। लेकिन यहाँ पर अब प्रॉब्लम बढ़ने वाली थी। ये कॉमेट सूरज की तरफ जा रहा था, जिसकी वजह से इसमें बर्फ भाप बनकर स्पेस में उड़ने लगी और यहाँ पर गैसेस का बहुत जबरदस्त धमाका हुआ, जिसे स्पेसक्राफ्ट ने रिकॉर्ड किया। इस तरह के बहुत सारे धमाके उस कॉमेट पर हो रहे थे, जो बहुत कम टाइम के लिए होते थे, जिनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट ने 3 महीनों में 34 धमाकों की तस्वीरें खींची। तभी रोसेटा ने एक ऐसी चीज देखी जिसे देखकर साइंसदान हैरान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि ये चीज कैसे बन सकती है। वो चीज थी ड्यून्स। ड्यून्स हमेशा हवा से बनते हैं। रेगिस्तान में जब हवा चलती है तो ये ड्यून्स बनते हैं, लेकिन कॉमेट पर तो हवा थी ही नहीं, तो फिर ये कैसे बने?
साइंसदानों ने इस पर स्टडी की और पता चला कि जब सूरज की रोशनी की वजह से बर्फ भाप बनकर कॉमेट से बाहर निकलती है तो एक प्रेशर पैदा होता है जिसकी वजह से ये ड्यून्स बनते हैं। कॉमेट की स्टडी करना किसी खजाने से कम नहीं था, क्योंकि हमें वहाँ पर वो चीज मिली जिससे जमीन पर जिंदगी का आगाज हुआ था, जो वाकई में बहुत कमाल की थी। और हमें ये भी पता चला कि ये सूरज के करीब जाने से फटते हैं। ऐसे ही जब कॉमेट जमीन पर गिरे होंगे तो उनके अंदर मौजूद बर्फ पिघली होगी और फटकर इस कॉमेट से पानी की सूरत में बाहर आई होगी। इस स्पेस क्राफ्ट में 2 साल तक ऑर्बिट करने के बाद रोसेटा आहिस्ता आहिस्ता इसके सरफेस पर उतरता गया और इसकी तस्वीरें खींचता गया, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और लैंड करने के बाद इसका ये मिशन खत्म हो गया, जो वाकई में बहुत बहुत कमाल का था। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत हुई है। इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अल्लाह अकबर जरूर लिखें। और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे न्यू चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।